हेलो गाइस, माय नेम इज श्रावण एंड टुडे वाचिंग एसएनएस मेडिकल रिसर्च। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा ये जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, इसका हम थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। वैसे इस लेक्चर में हम देखने वाले थे हमारे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, बट यहाँ पर इसके बीच में एक टॉपिक आता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल और बायो माइक्रोमोलिक्यूल। कौन सा? तो बायो मैक्रो मोलिक्यूल्स एंड बायो माइक्रोमोलिक्यूल एंड बायो माइक्रो मोलिक्यूल्स। बायो मैक्रो एंड माइक्रो, ये मैक्रो एंड माइक्रो इससे आप समझ सकते हैं। मैक्रो यानी कि बड़ा वाला, यानी कि बिग मॉलिक्यूल या लार्ज मॉलिक्यूल या लार्ज मॉलिक्यूल्स, और माइक्रो यानी कि छोटा वाला स्मॉल मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पर फर्स्ट वाले लेक्चर में आपने देखा था, फर्स्ट वाले लेक्चर में हमारा जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का एक्सपेरिमेंट था। कौन सा? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का, क्लोरो एसिटिक एसिड। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या था? ये आपको याद रखना है, CCl3COOH। ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है। तो यहाँ पर ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ हमारी कोई भी टिश्यू, लिविंग टिश्यू जो रहेगी, लिविंग टिश्यू को ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ इसको मिला के इसको ग्राइंड किया जाता था। और ग्राइंड करने के बाद क्या मिलता था? तो ग्राइंड करने के बाद यहाँ पर थिक स्लरी मिलती थी, थिक स्लरी मिलती थी। अब ये थिक स्लरी को फिल्टर किया जाता था, और फिल्टर करने के बाद यहाँ पर थिक स्लरी को क्या किया जाता है? इसको फिल्टर किया जाता था। और फिल्टर करने के बाद हमको दो पार्ट मिलते थे। एक हमारा, जैसे कि यहाँ पर ये कोई एक बाउल है, और बाउल के ऊपर हमने चीज क्लॉथ लगा दिया। फिल्टर, एज ए फिल्टर हम यूज करेंगे चीज क्लॉथ या कॉटन का। और यहाँ पर हमारी ये जो थिक स्लरी है, इसको यहाँ पर डालने से हमको दो पार्ट मिलते थे। एक हमारा ये फिल्ट्रेट पार्ट, यानी कि हमारे बाउल के अंदर जो पार्ट है ये, और दूसरा हमारे ये चीज क्लॉथ के ऊपर पार्ट बचेगा, जिसको हम बोलेंगे रेटेंटेड पार्ट। ये क्या है? रेटेंटेड पार्ट। और ये हमारा फिल्ट्रेट पार्ट, फिल्ट्रेट पार्ट या फिल्ट्रेट फ्रैक्शन। सो ये फिल्ट्रेट पार्ट जो रहेगा वो हमारा एसिड सोल्यूबल, यानी कि ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर सोल्यूबल हो जाएगा। सो ये हमारा एसिड सोल्यूबल पार्ट। और ये हमारा रेटेंटेड पार्ट है, वो हमारा एसिड इनसोल्यूबल पार्ट या फ्रैक्शन। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया। तो इसमें से हम हमारा ये जो एसिड सोल्यूबल यानी कि फिल्ट्रेट जो पार्ट है, ये फिल्ट्रेट पार्ट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने देखा था। यहाँ पर एक हमारा फिल्ट्रेट पार्ट यानी कि एसिड सोल्यूबल पार्ट रहेगा, एसिड सोल्यूबल पार्ट, और दूसरा रेटेंटेड यानी कि एसिड इनसोल्यूबल, दूसरा एसिड सोल्यूबल पार्ट। सो इसमें से यहाँ पर हम एसिड सोल्यूबल पार्ट में देखेंगे तो हमारे जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिड सोल्यूबल पार्ट में रहेंगे, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट जो रहेगा, इसमें जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेंगे, हमारे एसिड सोल्यूबल पार्ट के अंदर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेंगे, इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट, ये मॉलिक्यूलर वेट किसको बोलेंगे? तो मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है, जैसे कि हमने आगे देखा था, हमारा जो कार्बन रहेगा, कार्बन यहाँ पर C12, ये आपने इस तरीके से देखा होगा। जैसे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का हमारा एटॉमिक मास यूनिट 1 रहेगा। इसके बाद हीलियम हमने देखा था, हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इस तरीके से इसका 4 एटॉमिक मास रहेगा। इसके अलावा कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन में 12 एटॉमिक मास रहेगा, ऑक्सीजन में 16 रहेगा।
इस तरीके से आपने सारी चीजें देखी है केमिस्ट्री में, जैसे कि CO2 है, CO2 है तो 44 रहेगा, इस तरीके से 44 एटॉमिक मास रहेगा। ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट होगा, क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट। और ये इसका जो यूनिट है इसको हम डाल्टन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डाल्टन बोलेंगे, इसको डाल्टन या इस तरीके से DA या AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, इस तरीके से इसको दिखाया जाता है। और यहाँ पर जैसे कि C12, तो यहाँ पर अगर 12 ग्राम कार्बन होगा तो इसको हम बोलेंगे 1 मोल कार्बन, 1 मोल कार्बन। सो ये मोल वाली कॉन्सेप्ट आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर हमारा जो एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन रहेगा, इसके अंदर हम जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है इसका मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर 18 से लेकर 800 तक मिलेगा, 80 से 800 तक रहेगा। ओके, सो ये हो गया हमारा एसिड सोल्यूबल। और एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो इसमें हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बचेंगे, एसिड इनसोल्यूबल पार्ट में हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बचेंगे। इसमें मेनली हमारे 4 कंपाउंड रहेंगे, जिसमें एक हमारा प्रोटीन रहेगा, ये आपको याद रखना है, प्रोटीन रहेगा। इसमें मेन हमारे 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेन 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेंगे, जिसमें एक प्रोटीन रहेगा, दूसरा लिपिड रहेगा, तीसरा न्यूक्लिक एसिड रहेगा, और 4 पॉलीसैकेराइड रहेगा, पॉलीसैकेराइड रहेगा। कार्बोहाइड्रेट में ओनली पॉलीसैकेराइड यहाँ पर रहेगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये हमारे जो एसिड इंसोल्यूबल, इसमें हमारे जो 4 ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका अगर हम मॉलिक्यूलर वेट निकलने जाए तो जैसे कि ये प्रोटीन है, तो प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर 10,000 से ज्यादा होगा। सारे हमारे ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें हमारा प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया और पॉलीसैकेराइड हो गया, तो इसका ये तीनों का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 10,000 से ज्यादा रहेगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो रहेगा वो 10,000 से ज्यादा रहेगा। मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन, 10,000 डाल्टन से ये ज्यादा रहेगा, तो इसको हम मैक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे। बट इसमें से यहाँ पर ये 4 हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें से हमारा लिपिड को यहाँ पर छोड़ देना है। लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट रहेगा वो 1000 से कम रहेगा। बाकी सारे ये जो 3 है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसैकेराइड, इसमें हमारा मॉलिक्यूलर वेट जो रहेगा वो 10,000 से ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम बोल सकते हैं हमारे ये जो सारे एसिड इंसोल्यूबल पार्ट है, इसमें हमारे मैक्रोमोलिक्यूल है, और हमारे जो एसिड सोल्यूबल पार्ट है, हमारे एसिड सोल्यूबल पार्ट है, तो इसके अंदर हमारे माइक्रोमोलिक्यूल है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल हम बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बायो मैक्रोमोलिक्यूल की बात करें तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल किस में रहेंगे, फर्स्टली इसकी डेफिनेशन देनी हो तो किस तरीके से देंगे, तो डेफिनेशन में यहाँ पर जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी हमारे लिविंग टिश्यू के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर 10,000 से 1,000 से ज्यादा रहेगा, 1,000 से ज्यादा रहेगा, तो इसको हम बायो मैक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल। बट यहाँ पर बायो माइक्रोमोलिक्यूल के अंदर हम देखेंगे तो जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेंगे, इसके अंदर हमारे जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेंगे, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से 1,000 से कम रहेगा, यानी कि 1,000 से कम रहेगा। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर हमारे बायो माइक्रोमोलिक्यूल, जिसमें हमारा ऑर्गेनिक जो कंपाउंड रहेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट 1,000 से कम रहेगा,
और ये 1000 से ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पर इसमें से हमारे जो दोनों ये पार्ट मिले, इसमें से हमारा जो एसिड सोल्यूबल पार्ट बायो माइक्रोमोलिक्यूल में आएगा। इसमें से हमारा एसिड सोल्यूबल पार्ट जो रहेगा वो हमारे बायो माइक्रोमोलिक्यूल में आएगा, और हमारा एसिड इनसोल्यूबल पार्ट जो रहेगा वो मैक्रोमोलिक्यूल में आएगा। इसमें एसिड इनसोल्यूबल पार्ट रहेगा। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो रेटेंटेड पार्ट है इसमें हमने 4 मॉलिक्यूल देखे, जिसमें कौन सा, तो प्रोटीन है, लिपिड है, इसके बाद न्यूक्लिक एसिड है और पॉलीसेकेराइड है और पॉलीसेकेराइड है। तो इसमें से हमारा जो लिपिड रहेगा, ये एसिड इंसोल्यूबल फ्रैक्शन में होने के बावजूद भी इसको हम मैक्रोमोलिक्यूल नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट रहेगा वो 800 समथिंग रहेगा, 800 डाल्टन समथिंग रहेगा। तो इसको हम यहाँ पर हमारे जो मैक्रोमोलिक्यूल है इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। ये हमारे रेटेंटेड पार्ट होने के बावजूद भी इसको बायो माइक्रोमोलिक्यूल में रखेंगे। सो इसमें हमारा लिपिड आएगा, लिपिड माइक्रोमोलिक्यूल में आएगा, ये आपको याद रखना है। और मैक्रोमोलिक्यूल में बाकी जो 3 बचे, इसमें से प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड एंड न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड में डीएनए एंड आरएनए। तो यहाँ पर हमारे जो लिपिड रहेगा, लिपिड माइक्रोमोलिक्यूल होने के बावजूद भी ये रेटेंटेड पार्ट में क्यों रहता है, तो यहाँ पर इसके जो वजह है वो यहाँ पर ये हम समझ सकते हैं। जैसे कि कोई एक हमने टिश्यू लिया और टिश्यू को ग्रिंड किया, तो ग्रिंड करते टाइम हमारे जो भी सेल स्ट्रक्चर रहेगा वो रप्चर हो जाएगा, सेल स्ट्रक्चर जो रहेगा वो रप्चर हो जाएगा, सेल स्ट्रक्चर जो रहेगा वो रप्चर होगा। और सेल के स्ट्रक्चर में आपको पता है, सेल के स्ट्रक्चर में हमारे जो लिपिड रहेगा, लिपिड किस में प्रेजेंट रहेगा, तो हमारे जो सेल के सबसे आउटर, जैसे कि एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में सबसे जो हमारा जो आउटर कवरिंग रहेगा वो हमारा सेल मेम्ब्रेन रहेगा, सेल मेम्ब्रेन रहेगा। और ये सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड रहते हैं। तो ये लिपिड हमारे एक सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, और हमारे जो इसके सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में हमारे जो ऑर्गेनेल रहेंगे, ऑर्गेनेल के भी हमारे मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड रहेगा। तो इस तरीके से लिपिड इसमें प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर टिश्यू को या सेल को हम जब ग्रिंड करेंगे, तो ग्रिंड करते टाइम हमारा ये जो सेल स्ट्रक्चर रहेगा वो रप्चर हो जाएगा, और इसकी वजह से हमारा जो ये सारा सेल मेम्ब्रेन है, इसके अलावा हमारे सारे जो लिपिड के स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर इसमें से जो लिपिड रहेगा, लिपिड एक वेसिकल बना देगा, वेसिकल्स बना देगा। और ये वेसिकल आपको पता है, वेसिकल जो रहेगी वो जैसे कि लिपिड के वेसिकल है, तो लिपिड के वेसिकल हमारे पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं रहती, लिपिड के वेसिकल पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं रहती। तो ये वेसिकल्स बन जाएंगी, तो ये एक बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा, और इस वजह से हमारे ये रेटेंटेड पार्ट के अंदर रहती है, इस वजह से यहाँ पर रेटेंटेड पार्ट के अंदर रहती है। सो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर इसके एग्जांपल में हमने देखा, जैसे कि माइक्रोमोलिक्यूल में हमारा एक तो लिपिड आएगा, इसके अलावा कई और सारी चीजें जैसे कि एमिनो एसिड है, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, ये सारी चीजें रहेंगी। इसके अलावा हमारे मोनोसेकेराइड रहेंगे, ये सारी चीजें हमारे बायो माइक्रोमोलिक्यूल में रहेंगे। और मैक्रोमोलिक्यूल में प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और न्यूक्लिक एसिड, ये चीजें रहेंगी। अब यहाँ पर हम सेल के कॉम्पोजिशन को देखेंगे। सेल के कॉम्पोजिशन को देखेंगे तो सेल के कॉम्पोजिशन में हमारे माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल दोनों रहेंगे। सेल के कॉम्पोजिशन में हमारे माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल दोनों रहेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स दोनों रहेंगे। ये इसके साइटोप्लाज्म में रहेंगे, जिसमें से हमारे जो मैक्रोमोलिक्यूल रहेंगे वो एसिड इनसोल्यूबल रहेंगे। और सेल में हम इसका कॉम्पोजिशन देखें तो इसमें सबसे ज्यादा जो मात्रा में रहता है वो पानी रहता है। पानी 70 to 90% समथिंग पानी रहेगा सेल के अंदर। और इसके अलावा दूसरे नंबर पे प्रोटीन आते हैं, प्रोटीन 10 से लेकर 15% तक रहेंगे। इसके बाद कार्ब्स आते हैं, कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट समथिंग 3% समथिंग रहेंगे। इसके अलावा लिपिड समथिंग 2% रहेंगे।
और नेक्स्ट में जो न्यूक्लिक एसिड रहेगा, न्यूक्लिक एसिड कितने परसेंट रहेगा, तो न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% रहेगा, 5 to 7%, ये आपको याद कर लेना है। और अदर जो आयन रहेंगे, आयंस भी 1% समथिंग आयंस भी यहाँ पर रहेंगे। तो ये इस तरीके से हमारे माइक्रो और मैक्रोमोलिक्यूल का कॉम्पोजिशन सेल के अंदर रहता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, और नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करेंगे। तो गाइस तब तक प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। ओके, थैंक यू गाइस।